हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है शहीद की पत्नी, जो अपने देश के लिए शहीद हो गया ताकि उसके देश के लोग आबाद रहें, सुरक्षित रहकर अपने त्योहार खुशियां मनाएं, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें। फिर उसकी पत्नी के जीवन के रंग क्यों छीने जाएं? ये मेरे बेटे की अमानत है। मैं नहीं मानती इस स्वार्थी दुनिया के रिवाजों को, मनोरमा जी ने अपनी पड़ोसन को कहा। मनोरमा जी का इकलौता बेटा रतन आर्मी में था। 26 साल की उम्र में ही शहीद हो गया। अभी पिछले बरस ही तो रतन की शादी 24 वर्षीय पिंकी से हुई थी। दोनों साथ साथ मनाली घूमने गए। अभी दोनों खुद भी बच्चे ही तो थे। आते वक्त सबके लिए तोहफे लेकर आए। उनको देखकर मनोरमा जी हमेशा यही कहती, ईश्वर मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए। तुम्हारे कारण तो इस घर में खुशियों के रंग खिले हैं। शादी के बाद पहली होली आई। दोनों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। शाम को खूब पकवान बने। मनोरमा जी ने अपने हाथों से बेटे के लिए गुजिया बनाई। बेटे को 3 दिन बाद फिर से ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सारी चीजें पैक करके रखी। 3 दिन बाद रतन के जाने का वक्त भी आ गया। माँ, बेटा, पिंकी सब बस ऊपरी मुस्कान लिए हुए थे। आंखों पर आंसू लटके हुए थे, गले में शब्द अटके हुए थे। दोनों सास बहू रास्ते में ले जाने के लिए खाना बना रही थी और आज दोनों ही चुप रहकर एक दूसरे से अपने आंसू छुपा रही थी। रतन तैयार हो चुका था। कुछ देर बाद स्टेशन के लिए रवाना होना था। रतन को पिंकी से आखिरी बार बात करनी थी, पर किचन में माँ थी तो उसे थोड़ा असहज लगा, इसलिए पिंकी को मोजे न मिलने के बहाने से आवाज लगाई। पिंकी अंदर गई तो उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही सख्त दिल हो। पति जा रहा है और घर के कामों में लगी हो। मिल ही लो थोड़ी देर, क्या पता यह मुलाकात आखिरी हो। पिंकी ने यह सुनते ही गुस्से में रतन के हाथों से छूटकर अपने हाथों को रतन के होठों पर रखा और कहा, आइंदा ऐसी बात बोली तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। रतन ने अपने कान पकड़कर कहा, अरे यार माफ कर दो, मस्ती कर रहा था, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। पिंकी क्या बताती कि ये आंसू तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होने के डर से आंसू हैं। वो उसके गले लग गई। रतन ने उसे समझाया कि एक सैनिक की पत्नी होना आसान नहीं है। सैनिक सरहद पर संघर्ष करता है और उसकी पत्नी घर पर तपस्या। तुम मेरा इंतजार करना, माँ को भी कोई साथी मिल जाएगा, वरना मेरे बाद तो वो भी यूं ही अकेली होकर रोने लग जाती हैं। अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना, 3-4 महीने बाद फिर से आ जाऊंगा। यह कहकर उसने पिंकी के माथे को चूमा। फिर माँ से विदाई लेने का समय आया। माँ तो अपने बेटे को गले लगा बच्चों से बिलख कर रो पड़ी। रतन ने माँ को भी समझाया, देखो अब तो माँ आप अकेली नहीं हो, पिंकी भी है। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। मैं तो फोन करता रहूंगा ना माँ। पिंकी ने भी माँ जी को हौसला दिया। फिर पिताजी से आशीर्वाद लिया। पिता को तो रोने का हक भी नहीं दिया जाता इस दुनिया ने, इसलिए बस बेटे के सिर पर हाथ ही रखा और अपने आंसू छुपा लिए। रतन को छोड़ने स्टेशन तक गए। दोनों सास बहू अब उसकी बातें करके ही वक्त बिताती। इसी बीच पता चला कि पिंकी माँ बनने वाली है। मनोरमा जी की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। रतन को फोन करके खुशखबरी सुनाई। रतन ने भी कहा, माँ जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। कुछ रोज बाद रतन के कैंप पर किसी आतंकी हमले की खबर आई। दोनों सास बहू परेशान हुई। फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई कि सब सही सलामत हो। फिर फोन की घंटी बजी। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फोन उठाए, पर रतन की भी तो खैरियत जाननी थी। फोन पर पता चला कि रतन शहीद हो गया है। मनोरमा जी के हाथ से फोन छूटा तो पिंकी को सब अंदाजा हो गया। माँ को संभालते हुए बोली,
माँ जी क्या हुआ? मनोरमा जी के मुंह से बस चीख निकली। मेरा आंचल सूना कर गया, अपने आने का वादा तोड़ गया। बस ये सुनते ही पिंकी बेहोश हो गई। मनोरमा जी बेटे को खो चुकी थी और बहू और आने वाले बच्चे को भी यूं देखा तो हिम्मत जुटाई। पड़ोस के लोगों को बुलाया, रतन के पिताजी को फोन किया, पिंकी के घर फोन किया। कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन रतन का पार्थिव शरीर भी आ पहुंचा। पूरे शहर से लोग शामिल हुए। अंतिम दर्शन के लिए पिंकी को लाया गया तो पति का मुस्कुराता चेहरा देखकर बच्चों से बिलख पड़ी। साथ खड़ी औरतों ने एक दूसरे को इशारा किया, इसका पल्लू ठीक करो, घूंघट निकाल दो, शहर के बड़े बूढ़े भी हैं, संभालो इसको, इसकी चूड़ियां भी उतरवाने की रस्म अदा करो। अपनी कलाई को सूने होते देख वो और भी बिलख पड़ी और बेहोश हो गई। पिंकी की माताजी उसके साथ हॉस्पिटल गई। हर तरफ रोने बिलखने की आवाजें। 3 बिखरी हुई जिंदगियां और एक वो नन्ही जान जिसके दुनिया में आने से पहले ही बाप का साया उठ गया। पिंकी की ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने पिताजी से कहा, इतनी सी उम्र में बेटी पर यह दुखों का पहाड़ देखा नहीं जा रहा है, क्यों न हम अपनी बेटी की दोबारा शादी करवा दें। पिंकी यह सब सुन रही थी। पिंकी ने कहा, माँ तुम ही माँ हो क्या इस दुनिया में? जिसका बेटा गया वो भी तो माँ है। अब उसकी बहू और उसके बेटे के बच्चे को भी अलग कर दोगी क्या तुम? इतनी स्वार्थी न बनो माँ। रतन का अंश है मेरे गर्भ में और मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी माँ। बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तू दुखी है, अभी नहीं समझेगी। कैसे कटेगी ये जिंदगी, कैसे पालेगी बच्चों को? पिंकी बोली, माँ मैं पाल लूंगी, इसके दादा दादी हैं। रतन ने मुझे इस लायक बनाया है कि नौकरी कर लूं। माँ मुझे भी अपने बच्चे के पास रहने दो, ये जुर्म न करो। पिंकी की जिद के आगे उसके माँ बाप भी कुछ न कर सके। मनोरमा जी बहू को घर ले गई। अब बहू और आने वाला बच्चा ही तो आस थी उसके जीवन में। मनोरमा जी पिंकी के पास ही सोने लगी। उन्हें एहसास था कि इस वक्त में यूं रोएंगी और नींद भी पूरी नहीं लेगी तो बच्चे और माँ दोनों पर असर पड़ेगा। वो पिंकी को यही समझाती कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, तू उसे प्यार करती है तो अपनी नन्ही जान के लिए अपना ध्यान रख, वो तेरे अंदर ही है। बहू को यूं समझा बुझाकर खाना खिलाती, फिर खुद किसी कोने में रोकर मन हल्का करती। कुछ महीनों बाद पिंकी के प्रसव का वक्त ही आ गया। दर्द से कराहते हुए भी उसके मुंह से निकला, रतन मुझे बचाओ। और वो नन्ही सी जान दुनिया में आई। उसको देखकर पिंकी रोने लगी। डॉक्टर ने पिंकी को कहा कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं, खुद को संभालो वरना बच्चे को तुम्हारे साथ वार्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पिंकी ने अपने आंसू पोंछे और बच्चे को चूमा। फिर मनोरमा जी को वार्ड में बुलाया। बेटे की संतान को देखकर सीने से लगाकर रोने लगी। अपना छोटा रतन उसे मिल गया था, जिसके लिए 9 महीने से दिन रात दुआ कर रही थी। फिर बच्चे को पिंकी के पास लिटाकर उन दोनों की नजर उतारने लगी। बच्चे को घर लाया गया। पड़ोस के लोग बधाई देने तो आए, साथ ही साथ अपनी कड़वी बातों का घूंट भी पिला गए। जीजी बहू की उम्र ही क्या है, पोता ले लो और ब्याह दो इसे, भरी जवानी सफेद लिबास में कैसे निकालेगी। मनोरमा जी को उनके ये शब्द दिल पर खंजर से लगे। उनके सामने से मिठाई हटाकर बोली, कौन कह रहा है कि मेरी बहू सफेद लिबास में ही रहेगी? मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, जिंदा है वो अब अपनी मिट्टी की हवाओं में, अपनी माँ के दिल में, अपनी पत्नी के प्यार में। तुम्हारे जैसे लोग अपने त्योहार मना पाएं इसलिए शहीद हुआ, तो क्या उसके बीवी बच्चों को त्योहार मनाने का हक नहीं है? नहीं पहनेगी मेरी बहू सफेद लिबास, उसका बच्चा नए रंग साथ लाया है। इस होली पर मेरे पोते का मुंडन है और होली के रंग भी खेलूंगी अपनी बहू और पोते के साथ।
जिसको हमारी खुशी में शामिल होना है वो आ जाना, वरना अपनी ये कड़वी बातें अपने साथ ले जाओ। यह कहकर मनोरमा जी मिठाई की प्लेट अंदर ले गई। कुछ औरतें को मुंह सिकोड़ कर चली गई, कुछ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पिंकी भी सब सुन रही थी। उसे गर्व हुआ कि रतन की माँ भी उसके लिए रतन के समान सहारा है, उसकी हिम्मत है। मनोरमा जी ने कहा, माफी मुझसे क्या मांग रही हो बहन? जिसे तुम बच्ची कह रही हो, फिर उसी बच्ची का दिल तोड़ रही हो, उससे माफी मांगो। पिंकी ने कहा, नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी समझ है। मेरे पास जब तक आप हो मुझे क्या फिक्र है। सबने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और चली गई। 4 महीने बाद होली भी आई। मनोरमा जी ने पोते का मुंडन करवाया। नामकरण संस्कार पर सब रिश्तेदारों को बुलाया। सब बहू को रंगीन कपड़ों में देखकर हैरान थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। विदाई के वक्त मनोरमा जी ने आवाज लगाई, ला बहू, जरा गुलाल तो लाना, सबके साथ ये रस्म भी हो जाए। मनोरमा जी ने पहले गुलाल बहू को लगाया, फिर रिश्तेदारों को लगाया। पिंकी की माँ उनकी यह समझदारी और अपनी बेटी के लिए उनके प्रेम को देखकर रो पड़ी और बेटी से माफी मांगी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरी सासू माँ यूं ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी यह दुनिया के सामने, वरना मैं दूसरी शादी की बात तक न करती। मुझे माफ कर दे। इतने में मनोरमा जी ने आवाज लगाई, आइए समधन जी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? फिर सब ने एक दूसरे को रंग लगाया और पिंकी की जिंदगी भी रंग उसी में मिल गए। दूर कहीं आसमान में रतन की आत्मा को भी शांति मिली होगी कि मेरी शहादत के कारण मेरी पत्नी के जीवन के रंग नहीं खत्म हुए। उसको यूं ही हंसती खिलखिलाती ही देखना तो चाहता था मैं। दोस्तों, यह रंग किसी भी शहीद की पत्नी के जीवन से नहीं छूटना चाहिए। यह हम सब का फर्ज है। जिन्होंने देश की खुशियों के लिए जान दे दी, ये अपनी खुशियों के लिए थोड़ी अपनी जान दे देते हैं। वो अपने देश के खातिर शहीद होते हैं। हमें उनके घर की खुशियाँ उनसे नहीं छीनने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।